नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है पावर क्राइसिस, उसके सोर्सेज क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमने दो एक्सपर्ट्स को दावत दी है। आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं GR भट्टी साहब, एक्स चीफ इंजीनियर ऑफ KESC, जो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं और इस पावर के बारे में ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और कौन जानता है। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हसन मुबीन कुरैशी साहब, जो एक इंटरनेशनल एनर्जी इकोनॉमिस्ट हैं। दुनिया भर में काम करने के बाद आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। ये भी इनके पास इससे हम ये सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम भी सुनेंगे और इनसे हम सॉल्यूशंस भी जानना चाहेंगे, जो बहुत ये बताते रहते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ भट्टी साहब से। भट्टी साहब, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। आप वाइब TV पे आए, बड़ी हमारे लिए एजाज़ की बात है। थैंक यू। आपको हम लोग वैसे पहले भी सुनते रहे हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन के बेनिफिट के लिए आप अपने तजुर्बे के बेस पे बताएं कि ये जो हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जो 4 मिलियन मेगावाट टोटल का जो गैप आ रहा है, 4000 मेगावाट का जो गैप आया है, वो क्यों आया और ये कैसे अवॉइड हो सकता था कि हम इस क्राइसिस में ना आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। असल में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइसिस क्यों आए, ये तो पूरी हिस्ट्री आप भी जानते हैं। आपने इतने सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं माशाल्लाह, वो मैंने पढ़े। ये एक तो पॉलिटिकल जो विल है हमारी, उसकी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि जो डिसीशंस हैं हम वो नहीं ले सकते। अभी जो रिसेंट जो क्राइसिस आए हैं, वो उसका एक मेन सोर्स जो है वो है सर्कुलर डेट्स का। अच्छा। अभी पिछले साल आपने सुना होगा कि 400 बिलियन के सर्कुलर डेट्स थे, जिसकी वजह से जो है वो चूँकि पेमेंट्स नहीं हो रही थी ऑयल कंपनीज़ को या गैस कंपनी को, वो इनको IPPs को नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ना तो फर्नेस ऑयल की सप्लाई हो रही थी और ना गैस की हो रही थी। तो वो सर्कुलर की वजह से ये सारे के सारा जो कितने प्लांट्स बंद हो गए इसकी वजह से? इसमें बहुत सारी कुछ तो बंद हो गए टोटली, और जो अफोर्ड कर सकते थे वो चलते रहे, लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलते रहे। और इसी तरह टोटल ओवरऑल फिर पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में चूँकि पानी ज़्यादा होता है और जो हाइडल जनरेशन है वो बढ़ जाती है, और सर्दियों में चूँकि पानी कम हो जाता है तो हाइडल जनरेशन कम होती है, तो गैप आपका बढ़ जाता है। साइमल्टेनियसली आपका जो मैक्सिमम डिमांड है उसमें भी डिफरेंस आता है। सर्दियों में कम हो जाता होगा ना? जी, वैसे नॉर्मली 17,000 है और मतलब गर्मियों में, और सर्दियों में ये है 11,000। अच्छा। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि अगर 11,000 भी आप मीट नहीं कर सकते तो फिर आइंदा जब आपकी मैक्सिमम डिमांड और भी बढ़ेगी, अभी मुबीन साहब भी इस पे बताएंगे आपको, जब आपकी मैक्सिमम डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप कोई भी डिसीजन ले नहीं रहे। ना आप हाइडल पावर के जो जनरेशन की जो साइट्स आपने आइडेंटिफाई की हुई हैं, जिनकी फिजिबिलिटीज बनी हुई हैं, ना तो आप उन पे काम कर रहे हैं और ना ही आप नए IPPs लगा रहे हैं। एक जो गैप है उसको आप नैरो करने के लिए RPPs का एक रेंटल पावर का हो गया है, जो कि आपके तकरीबन 18 से 19 रुपए पर किलोवाट आवर पर यूनिट आपको वो पड़ेगी। अभी तो अब इस वक्त जो है वो एवरेज कोई 6-7 रुपए है। तो कंज्यूमर से कितना लिया जा रहा है? कंज्यूमर से असल में इसमें एक सिस्टम होता है क्रॉस सब्सिडी का, कि होता यह है कि आपके जो रेजिडेंशियल है उसमें भी जो 50 यूनिट से कम है उनके तकरीबन कोई 1 से 1.5 रुपया है। उसके बाद जो है वो फिर 5.5 रुपये की एवरेज है। फिर आप जो कमर्शियल है वो 11 से 12 रुपये है, और इंडस्ट्रियल जो है वो तकरीबन 6 से 7 रुपये है। तो इस तरह आप जो आपका जो टैरिफ है उसमें भी क्रॉस सब्सिडी देते हैं, ताकि आपके जो लोअर कंजप्शन वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, कि ऐसा ना कि वो भी बेचारे उसके रगड़े में आ जाएं। तो ये है थोड़ा सा। मुबीन साहब, ये जो लैक ऑफ डिसीजन है, जी जी, उसकी क्या मेन वजह है?
मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा इस पे, आप लोग तो एक्सपर्ट इस फील्ड के हैं, लेकिन मैं एज ए बैंकर थोड़ी सी बात एक बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत तकलीफ दा पीरियड गुजरा है कि आपका जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा जो प्लांट लगा था हबको 1200 मेगावाट का, इत्तेफाक से वो हमारा कस्टमर था जेनरल ग्रुप जिसने इसको स्पॉन्सर किया था, और ये भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में लगा। उसके बाद पे जो उस पर इल्ज़ामात लगे और जिसकी वजह से वो काफ़ी दिन तक वो लिम्बो में रहा वो प्रोजेक्ट, हम लोगों ने बहुत सफ़र किया। मुझे अच्छी तरह याद है वो 2-3 साल तक जो है ये सिलसिला चलता रहा। इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया था, इंटरनेशनल कोर्ट में गया, जी हाँ। सऊदी अरेबिया वगैरह में जितनी ग्रुप्स या गल्फ की जितनी ग्रुप्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रही थी, रोक लिया, उन्होंने अपने आप को रोक लिया। शायद पूरे दुनिया पे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया। तो ये जो है कि एक गवर्नमेंट जब भी अच्छा डिसीजन भी अगर लेती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसके करप्शन के वो लगा के, प्रॉब्ली ये एक बहुत बड़ी रीजन है। प्लस जैसे कालाबाग डैम में हो रहा है कि पॉलिटिकल रीजन है कि वो सिंध कहता है जब मेरा पानी रुक जाएगा तो मैं नहीं लगाने देता। थर कोल में कोयला है तो पंजाब कहता है कि जी हम नहीं लगाने देंगे, तो हम जवाब नहीं बचेगा हमारे पास डैम बनाने का। तो ये जो पॉलिटिकल ये आप समझते हैं कि इस वजह से इतनी कंफ्यूजन और लैक ऑफ डिसीजन है? देखें, ये एक्चुअली जब बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट आई 1988 में, उस दौर में ये हबको लगा, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के जी ये इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा दे दिया, और उस पर इल्ज़ाम लगा के उनके ये रेट बहुत ज़्यादा है, और वो उसको प्रोजेक्ट को तकरीबन वो ज़ीरो हो गया था। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल पावर उसमें IPP जी इन्वॉल्व थी, बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, तो और उनकी गवर्नमेंट्स भी फिर इसमें आ गई, तो उस वजह से वो रुक गया प्रोजेक्ट, अदरवाइज तो बंद हो जाता प्रोजेक्ट। अच्छा, उनके जो एग्रीमेंट भी बड़े वाटर टाइट एग्रीमेंट थे, क्योंकि IPP दुनिया भर में काम करता है, इसी ने कैपको को भी किया मेरे ख्याल में, और यही वजह है कि उसके बाद से कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं आया। इसलिए कि देखें, ये जब भी आप इस तरह की बाहर के इन्वेस्टर्स को आप वो करेंगे, जीरो करने की कोशिश करेंगे, तो वो तो फिर वो इसका असर जो है वो 50 साल 100 साल बहुत लंबा रहता है। ये नहीं होता कि 3 साल के बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो भट्टी साहब ने टैरिफ की बात की कि जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनको सस्ती बिजली यहाँ दी जाती है, वर्ल्ड वाइड ये डिफरेंट है। ये अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं बल्क में, दुनिया का कानून है कि बल्क में कोई भी चीज़ आप खरीदें तो वो टैरिफ कम सस्ती होती है वो। अच्छा, यहाँ चूँकि है ही नहीं, इलेक्ट्रिक पावर है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे टैरिफ का उल्टा निज़ाम है। ये दुनिया में बड़ा अजीब निज़ाम है। यहाँ वही थोड़ा सा हमारा सोशलिस्टिक बैकग्राउंड भी है ना, जी जी, तो गरीबों को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन खैर उससे ज़्यादा तो बड़ा मसला है कि जो चोरी हो जाती है कुंडे की सूरत में, मतलब बिल्कुल ही सब्सिडाइज्ड है, और उससे पावर कंपनीज को बड़ा मसला है। यही जो आपने ये जो यहाँ पे उर्फ़ आम में कुंडा सिस्टम इस्तेमाल होता है, उसको ये पावर लॉसेस कहते हैं। इट इज़ मोर देन 35-40% कैस्को में, कोयटा में और सूबे सरहद में, कि ये लॉसेस में लॉसेस के बाद कोई फैक्ट्री कामयाब हो ही नहीं सकती। जी हाँ, हम लोग के जो आम फैक्ट्रियों में अगर 5% अगर कहीं से चोरी वोरी होना शुरू हो जाए, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो 35% लॉस लेके कोई कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है? उसको वो ट्रांसमिशन लॉसेस में कर देते हैं। हालांकि ट्रांसमिशन लॉसेस वर्ल्ड वाइड जो है वो इतने नहीं होते कहीं पर भी। अच्छा, ये जो हमने बात की कि बड़े प्लांट्स तो फिर लगे नहीं हबको के बाद, छोटे प्लांट्स जो बेचारे कुछ लोगों ने हिम्मत करके 100 मेगावाट 150 मेगावाट के लगाए, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि उनको आपने सर्कुलर डेट क्रिएट करके मार डाला, अक्सर बंदी हो गया, आज उनके शेयर्स 1-1.5 रुपये में कोई नहीं लेने वाला। तो ये 2 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये आपकी आई नहीं पावर यहाँ पे। सर्कुलर डेट्स की